टर्म की प्रिपरेशन चलती है और मैंने भी एक CS202 की मैथ टर्म की प्रिपरेशन के लिए एक कंप्लीट लेक्चर बना दिया है। इस लेक्चर के अंदर इसको देखने के बाद इंशाल्लाह आप इसके काबिल बन जाओगे कि आप 80% से ऊपर लेके 80% से 100% तक मार्क्स आप ले सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लेके काबिल रहेंगे। तो चलते हैं, यहाँ पे मैंने दो चीज़ें ओपन रखी है। एक है पावर पॉइंट की जिसमें मैंने अपना फाइल बना के रखा है और दूसरा है विजुअल स्टूडियो की जिसके अंदर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, तो इस यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें हमारे पास तीन पोर्शन है। एक स्टैंड फॉर मतलब के एब्रीविएशन और इसके साथ साथ एमसीक्यूज और लॉन्ग लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो एमसीक्यूज है वो है, आपको दिखा देते हैं। HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर इसके बाद है सेकंड नंबर पर HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। फिर इसके बाद है हु इज मेकिंग द वेब स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम। तो इसने बड़ा ये स्टैंडर्ड रखा है। मे बी कि मेरा स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन हालत हो कंसोर्शियम कुछ लोग कहेंगे और कुछ लोग कंसोर्शियम कहेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन सी है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम। फिर इसके बाद है चूज द करेक्ट HTML एलिमेंट फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग। इससे हम दो अलग अलग भी आ सकते हैं इस तरह से कि इसकी जो लार्जेस्ट हेडिंग होगी वो HTML की वो H1 है। ठीक है, और जो सबसे कम वाला हेडिंग होगी मतलब लेआउट में कम हमें लाएगी वो है H6। तो ये MCQs इस फॉर्म में भी हमें आ सकता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग है वो H1 है और जो लीस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग है वो H6 है। यहाँ पे दिखा देते हैं, विजुअल स्टूडियो मैंने ओपन रखा है तो इसके अंदर हम ट्राई कर लेते हैं। H1 के अंदर मैंने हेडिंग लिख लिया। ठीक है, और अब इसके बाद एंटर कर लेता हूँ और इसी तरह से मैं H6 के अंदर भी हेडिंग लिख लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि H6 के अंदर जो हेडिंग आया है वो सब बहुत छोटा है और जो H1 के अंदर है वो बहुत बड़ा नजर आ रहा है। अच्छा, इसके बाद है जो MCQs आ रहा है वो विच इज द करेक्ट HTML एलिमेंट फॉर इंसर्टिंग अ लिंक लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक के लिए हम बियर एलिमेंट यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन सी। नेक्स्ट नंबर पर है विच इज द करेक्ट मेथड टू ऐड अ बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर को ऐड करने के लिए कौन सा करेक्ट मेथड होगा। यहाँ पे मैंने कुछ मेथड बना दिखा दिए हैं। अच्छा, इसमें मेरे पास एक हल्दी भी आई है जो ऑप्शन बी और सी है, इसमें हल्दी है। ठीक है, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे बना रखा है। ठीक है, स्टाइल बॉडी स्टार्ट टैग में आपने लिखना है स्टाइल इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर बैकग्राउंड कलर और फिर कोलोन और कोलोन के बाद आपने कलर का नेम लिखना है और इसके बाद सेमी कोलोन लिख लेना है। तो इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। अगर मैं येलो लिख लूँ तो आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर आ गई। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन यही है। ठीक है, स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड कलर और डबल कोटेशन के अंदर आपने बंद करना है और फिर कोलोन और कोलोन के बाद नेम का कलर लिखना है और फिर इसके बाद आपने सेमी कोलोन डाल देना है। इसकी जो नेक्स्ट MCQs है, अब हम चूज द करेक्ट HTML एलिमेंट टू डिफाइन द इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर पर है चूज द करेक्ट HTML एलिमेंट टू डिफाइन द एम्फेसाइज टेक्स्ट। तो एम्फेसाइज टेक्स्ट को बनाने के लिए हम EM एलिमेंट यूज कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट नंबर पर है विच करेक्टर इंडिकेट द HTML इन टैग। तो जो स्लैश है ये इन टैग जाहिर कर लेता है। यहाँ पे हम दिखा देते हैं जो लास्ट इन टैग्स है, बॉडी की इन टैग ये है। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि स्लैश आया है। फिर इसके बाद यहाँ से अगर आप H6 के एलिमेंट में भी देख ले तो इन टैग में स्लैश आया है और इस तरह से सारे टैग के अंदर इन टैग में हमारे पास स्लैश जरूर होगा। चूज द करेक्ट HTML फॉर क्रिएटिंग द हाइपरलिंक। तो इसकी जो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। यहाँ पे अपने स्टार्ट टैग के अंदर आपने href लिखना है और फिर इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर आपने कोई भी लिंक डाल देना है। ठीक है, तो ये आपके पास सही तरीका होगी या सही सिंटैक्स होगी किसी लिंक को ऐड करने के लिए या इंसर्ट करने के लिए HTML के अंदर। फिर इसके बाद है हाउ कैन यू सेट अ लिंक दैट शुड ओपन एन न्यू टैब और ब्राउजर विंडो। तो इसमें आपने सिर्फ एक एट्रीब्यूट ऐड कर लेना है। कौन सा एट्रीब्यूट, ये वाला टारगेट इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर आपने हाइपन लिखना है और हाइपन के बाद आपने लिंक डाल देना है। ठीक है, तो आप ये एट्रीब्यूट डाल के
आपकी जो ये लिंक ये नेक्स्ट स्टेप में ओपन हो जाएगी। फिर इसके बाद है नेक्स्ट, हम दिखा देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर टेबल एलिमेंट्स। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन की सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो टेबल के होंगे। सबसे पहले नंबर पर है रो कॉल्ड। तो ये टेबल तो वैसे भी टेबल की एलिमेंट है, लेकिन रो कॉल्ड कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है, इस टेबल के अंदर। फिर इसके बाद है टेबल और टी आर और टी डी। ये करेक्ट ऑप्शन है कि जिससे हम टेबल के अंदर टी आर से हम रो क्रिएट कर सकते हैं और टी डी से हम कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। टी डी का मतलब है टेबल डेटा और टी आर का मतलब है टेबल रो। फिर लास्ट पर जो ऑप्शन है ये भी हालत है, ये हम HTML की बॉडी और फुटर में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम दिखा भी देते हैं कि हमने एक टेबल बना के रखा है, और ये एक क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन कि आपने 3 स्टूडेंट का डेटा एक टेबल के अंदर लिखना है कि जिसका नेम हो, स्टूडेंट की नेम और आईडी, कोर्स या मार्क्स, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो ये हमने एक टेबल क्रिएट कर दिया है, यहाँ पे नेम लिखा है, कोर्स और मार्क्स, आईडी नंबर, और फिर इसके बाद हमने नेम डाला है, कोर्स भी डाला है और नंबर भी डाले हैं और इसके साथ आईडी नंबर भी डाला है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट टेबल है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे जो टीयर लिखा है ये टीयर, अगर मैं टीयर को रिमूव कर दूँ इसको, तो ये पहली वाली रिमूव हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि पहली रो रिमूव हो गई, दोबारा से लाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम लास्ट में क्रिएट भी कर लेंगे दोबारा से। अच्छा, जो नेक्स्ट MCQs है वो है विच एलिमेंट इज यूज फॉर अ नंबर लिस्ट। तो नंबर लिस्ट के लिए या ऑर्डर लिस्ट के लिए हम OL एलिमेंट यूज कर लेंगे, ठीक है। LI सिर्फ लिस्ट के लिए है, OL ऑर्डर लिस्ट के लिए है, और UL बुलेट लिस्ट के लिए या अनऑर्डर लिस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं विच एलिमेंट इज यूज फॉर अ बुलेट लिस्ट। तो बुलेट लिस्ट या अंडर ऑर्डर लिस्ट ये दोनों UL से हम क्रिएट कर लेते हैं, सिर्फ सेम है लेकिन इसकी दो नेम्स है। नेक्स्ट MCQ है विच वन इज द करेक्ट HTML फॉर अ टेक्स्ट इनपुट फील्ड। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, हम एक फील्ड बना सकते हैं कि जिसके अंदर हम कोई नेम वगैरह यूजर नेम, तो फॉर्म के अंदर जो यूज कर लेते हैं वो ये है। यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया ऑलरेडी, आप देख सकते हैं इसके अंदर मैं नेम लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया है। मैं इसको खत्म करके ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट MCQ है विच एलिमेंट इज यूज फॉर मेकिंग अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए हम सेलेक्ट एलिमेंट यूज कर लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज सेलेक्ट। विच एलिमेंट इज यूज फॉर मेकिंग टेक्स्ट एरिया को बनाने के लिए हम टेक्स्ट एरिया एलिमेंट यूज कर लेते हैं। आंसर बी, ठीक है। यहाँ पे हम वो भी क्रिएट कर लेंगे इंशाल्लाह। टेक्स्ट एरिया, आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट एरिया मेरे पास क्रिएट होगी। तो मैं इसको इस तरीके से बढ़ा भी सकता हूँ और कम भी कर सकता हूँ। तो जो इसकी करेक्ट ऑप्शन है वो है टेक्स्ट एरिया। क्वेश्चन नंबर जो MCQ नंबर चॉइस नंबर सेकंड है, बी नंबर। विच एलिमेंट इज यूज फॉर इंसर्टिंग इमेज इन HTML फाइल। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है IMG। यहाँ पे हम प्रैक्टिकल भी दिखा सकते हैं लेकिन बस फिर क्लास लंबा होगा, तो वैसे ये सिंपल है, बहुत सिंपल है। IMG सिंपल हम ये एलिमेंट यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट नंबर पर है विच इज द करेक्ट HTML फॉर इंसर्टिंग इन इमेज। तो इसमें जो करेक्ट साइंटिस्ट है वो ये है, यहाँ पे हम दिखा देते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो है इमेज आपने लिखना है, और फिर इसके साथ साथ आपने सर सी लिखना है, और इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर आपने किसी भी इमेज की फात डालनी है, और फिर लास्ट में आप अल्टरनेटिव टेक्स्ट के लिए आल्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर नंबर ए है, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइन द टाइटल ऑफ पेज ऑफ डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट की जो टाइटल है या पेज की टाइटल के लिए हम टाइटल एलिमेंट ही यूज कर लेते हैं। यहाँ पे दिखा देते हैं, मैंने टाइटल के अंदर यहाँ पे लिखा है CS202। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, CS202 पेज की जो टाइटल है इसका नेम यहाँ पे शो होगा। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट नंबर पर है which attribute is specify alternate text for an image if the image can't display। तो अगर कोई इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा तो इस इमेज की जगह पर हमें कुछ टेक्स्ट शो हो जाए, तो इसके लिए हम आल्ट हम यूज कर सकते हैं, आल्ट एट्रीब्यूट, ठीक है। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा भी था, वो जो पहला MCQ था इसके अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हैं आल्ट आल्ट माई इमेज। तो इस तरीके से आप ये इमेज के अंदर ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद है विच डॉक टाइप इज द करेक्ट फॉर HTML5। तो HTML5 के लिए जो करेक्ट डॉक टाइप है वो है डॉक टाइप सिंपल HTML आपने लिखना है, ठीक है, इसको एक्सक्लेमेशन के साथ। तो जो लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर
सी, ये करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन की। विच एलिमेंट स्पेसिफाई फूटर फॉर द डॉक्यूमेंट आर सेक्शन। तो फूटर को लिखने के लिए, फूटर को बनाने के लिए हम फूटर एलिमेंट ही यूज कर लेते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर पर है विच एलिमेंट इज यूज फॉर इंसर्टिंग वीडियो इन एचटीएमएल फाइल। तो वीडियो को इंसर्ट करने के लिए हम वीडियो एलिमेंट ही यूज कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी। फिर इसके बाद है ऑडियो के लिए, तो ऑडियो के लिए हम ऑडियो एलिमेंट ही यूज कर लेते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच एलिमेंट इज यूज फॉर इंसर्टिंग इमेज इन एचटीएमएल फाइल। ये वैसी पुराना है, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। इमेज है IMG, ये वाला एलिमेंट हम यूज कर लेते हैं। ऑन ब्लर, ऑन फोकस आर इवेंट एट्रीब्यूट, ये इवेंट एट्रीब्यूट है, ठीक है, ये एचटीएमएल एलिमेंट नहीं है और ये स्टाइल एट्रीब्यूट भी नहीं है। फिर इसके बाद टू एड स्पेसेस फॉर, टू एड स्पेसेस टू योर टेक्स्ट यू कैन यूज दी डैश डैश कैरेक्टर एंटिटी। तो स्पेस को ऐड करने के लिए आपने एंड NBSP सेमीकोलन लिखना है, तो आपके पास HTML के अंदर स्पेस ऐड हो जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिकली भी दिखा देते हैं कि हम स्पेस को कैसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं एक पैराग्राफ बना दूँ, ये लिख लिया मैंने, और मैंने कुछ लेटर यूज करके, और अब एंड NBSP और फिर एंटर कर लेते हैं। और अभी मैं इसको कॉपी करके दोबारा से अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ लेटर लिख लेता हूँ और इसके अंदर अब मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ राइट साइड पे स्पेसेस ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्पेस ऐड कर सकते हैं HTML के अंदर। तो एंड NBSP ये है करेक्ट ऑप्शन है इसकी, यहाँ पे ऑप्शन सी। फिर एलिमेंट यूज टू हाईलाइट द टेक्स्ट, हाईलाइट टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए HTML के अंदर हम मार्क एलिमेंट यूज कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मेटिंग वर्ड्स लिखे हैं कि हम ये कौन कौन से एलिमेंट इसके लिए यूज कर सकते हैं। सबसे पहला नंबर पर है स्मॉल, बोल्ड, इटैलिक, एम्फेसाइज, डिलीट टेक्स्ट और स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, सुपर सबस्क्रिप्ट, और फिर इसके बाद शॉर्ट कोटेशन, लॉन्ग कोटेशन, एड्रेस और KBD, ये कीबोर्ड के लिए यूज किया जा सकता है। अंडरलाइन, N9 लेवल जो एलिमेंट है वो यही इसके एग्जाम्पल, आई और बोल्ड और स्पेन, बोल्ड, और यहाँ पे मैंने एम्फेसाइज लिखा है स्मॉल, ये N9 लेवल एलिमेंट की एग्जांपल है। और फिर ब्लॉक लेवल एलिमेंट की एग्जांपल जो है वो H1 2 3 4 5 6, ये सारे हेडिंग ही ब्लॉक लेवल के हैं। और इसके साथ साथ पैराग्राफ भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, डिव भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है। फिर H1 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट हेडिंग और H6 इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। और इसके साथ साथ जो N9 लेवल एलिमेंट और ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि इसकी तीन तीन एग्जाम्पल लिख ले। अच्छा, हम ट्राई कर लेते हैं कि स्मॉल, बोल्ड, इटैलिक ये हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये ओपन कर लिया है और इसके अंदर अब मैं ट्राई कर लेता हूँ वन बाय वन। अच्छा, अब मैंने एक पैराग्राफ डाल दिया, ठीक है, लॉरेंसम, लॉरेन, मैंने 19 ऐड कर दिया, ठीक है। मेरे पास एक, अच्छा, पैराग्राफ ऐड नहीं हुआ, सॉरी, लॉरेन, वन बाय वन ट्राई कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लॉरेंसम को स्मॉल के अंदर बंद कर लूँ, स्मॉल, स्मॉल, और फिर आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा अब स्मॉल नज़र आ रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे दिखा देते हैं लाइव सर्वर में। अब आप देख सकते हैं कि जो लॉरेंसम है ये थोड़ा स्मॉल नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से आप ये स्मॉल एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है मेरे पास मैंने जो ये ओपन कर लिया था, इसे मैं वन बाय वन ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। ये तो स्मॉल, भी इसके बाद है बोल्ड। तो बोल्ड को लिखने के लिए हम बी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। बोल्ड एलिमेंट को लिखने के लिए आपने बी लिख लेना है, सिर्फ बी एलिमेंट। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये लोरेंसन बोल्ड हो गई। फिर इसके बाद है इटालिक, तो इटालिक भी ट्राई कर लेते हैं। इटालिक के लिए हम सिर्फ आई ही यूज़ कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके इटालिक फॉर्म में नज़र आ रही है, ठीक है। तो इस पे आप इटालिक के लिए आई टेक एलिमेंट यूज़ कर लेते हैं, कर सकते हैं। फिर इसके बाद है एम्फेसाइज। एम्फेसाइज के लिए हमने एक जो MCQ है वो भी पढ़ा, फिर भी ट्राई कर लेते हैं। एम्फेसाइज के लिए आपने क्या लिखना है, सिर्फ एम लिख लेना है। और जो एम्फेसाइज है और इटालिक, इन दोनों की लेआउट सेम होगी, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आ गया ना कि इन दोनों की जो लेआउट है वो सेम होगी या डिफरेंट, तो आपने सेम लिख लेना है, ठीक है। इनकी लेआउट सेम है।
आउटपुट, लेआउट और आउटपुट एक ही बात है, ठीक है। डिलीट टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए कि इसके ऊपर एक लाइन हो, तो इसके लिए आप यहाँ से डेल यूज़ कर सकते हैं, डेल एलिमेंट, और फिर इसके अंदर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर अब लाइन आ गई, यहाँ पे भी दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लॉरेंसन के ऊपर अब एक लाइन आ गई है, ठीक है। फिर इसके बाद है सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट और सुपर सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट का मतलब है कि बेस, और सुपर सबस्क्रिप्ट का मतलब है पावर। तो एक इसमें एक क्वेश्चन भी ये आ सकता है कि आपने H2O लिख लेना है, और H2O आपको दिया होगा और आपने ऐसा HTML कोड लिखना है कि ये लेआउट हमें मिल जाए। तो अगर मैं यहाँ पे H2O लिख लूँ, पहले हम H1 लिख लेते हैं, और H1 के अंदर मैं H2O लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गई H2O। अच्छा, कैपिटल में लिख लेते हैं H2O, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये 2 को बेस में लाना चाहूँ तो कैसे लाऊंगा? मैं यहाँ से इसको ख़त्म कर दूंगा 2 को, और फिर सबस्क्रिप्ट का जो ये एलिमेंट है वो लिख लेता हूँ। सबस्क्रिप्ट के लिए हम SUB लिख सकते हैं, और फिर इसके अंदर में अगर 2 पुट करूँ तो आप देख सकते हैं कि अब बेस में आ गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब H2O बन गई अच्छी तरीके से। मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, और यहाँ पे अंदर में कुछ इंटरनल फिर यहाँ पे लिख लेता हूँ। आप देख सकते हैं आसानी से कि हम किस तरीके अच्छी तरीके से आपको लिख लिया, और आप देख सकते हैं कि हम बेस को बनाने के लिए सब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मेरे पास एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 0, तो मैं कैसे लिखूंगा? तो आपने क्या लिखना है? सबसे पहले अगर आपके पास पैराग्राफ है तो पैराग्राफ में लिख ले, अगर आप H1 में लिखना चाहते हैं तो H1 में लिख ले। H1 में लिख लिया मैंने एक्स, और फिर इसके ऊपर मैं पावर लिखना चाहता हूँ, तो पावर लिखने के लिए आपने SUP लिख लेना है, सबस्क्रिप्ट, सुपर सबस्क्रिप्ट। तो इसके अंदर अब मैं 2 लिखूंगा, तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर पावर आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप पावर लगा सकते हैं और अच्छी तरीके से इक्वेशन बना सकते हैं। तो यह था सुपर सबस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट के लिए हम SUP लिखते हैं, सुपर सबस्क्रिप्ट के लिए सबस्क्रिप्ट के लिए हम SUB लिखते हैं, सुपर सबस्क्रिप्ट के लिए हम SUP लिख लेते हैं। फिर इसके बाद है शॉर्ट कोटेशन और लॉन्ग कोटेशन। अच्छा, शॉर्ट कोटेशन यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ, तो शॉर्ट कोटेशन के लिए हम क्यों एलिमेंट यूज़ कर लेते हैं। मैं क्या लिखूँगा, क्यों, और फिर इसके अंदर पेस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे कोटेशन आ गई, एक कोटेशन ये है और एक कोटेशन यहीं पर है, लेकिन ठीक से नज़र नहीं आ रही है। तो ऐसा कर लेता हूँ कि मैं दोबारा से ये कट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं पैराग्राफ और हाउ आर यू, ये जो यू है इसको मैं डबल कोटेशन में लिखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे कट कर लूँगा यहाँ से, और क्यों टेंग लिख के इसके अंदर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि डबल कोटेशन के अंदर अब आ गई। यहाँ पे ब्राउजर में भी दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, कि यू को डबल कोटेशन के अंदर आ ही गई। यहाँ पे ये स्लैश क्यों आया है, तो ये देख लेते हैं, हमसे एक मिस्टेक हो गई है। अब आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम शॉर्ट कोटेशन यूज़ कर सकते हैं। और फिर लॉन्ग कोटेशन को यूज़ करने के लिए हम ब्लॉक कोड यूज़ कर लेते हैं, ब्लॉक कोड, ठीक है। इसके अंदर अब मैं कोई भी पैराग्राफ डाल सकता हूँ, लाइक लोरेंसन, ठीक है। तो ये जो बॉर्डर है इससे थोड़ा स्पेस के बाद स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप स्पेस देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में स्पेस है, और जो कि नीचे स्पेस है, और फिर इसके बाद पैराग्राफ स्टार्ट हो गई। लेकिन जो पहला पैराग्राफ मैंने डाला था डॉलर साइड एंड ये, तो ये बिल्कुल ही बॉर्डर ही से स्टार्ट हो गई है। अच्छा, इसके बाद है लो कोटेशन हो गई। एड्रेस एलिमेंट को हम कॉन्टैक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, कि इसके अंदर हम कॉन्टैक्ट लिख ले, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लाइक व्हाट्सएप नंबर, ईमेल, और इसके साथ साथ जो बाकी सोशल मीडिया की कॉन्टैक्ट्स होंगे अकाउंट, तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं, या लोकेशन ऐड कर सकते हैं, एड्रेस ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर केवीडी की आउटपुट लाइक कीबोर्ड, ये भी हम चले दिखा देते हैं कि इसके आउटपुट कैसे है। कीबोर्ड के लिखने के कीबोर्ड फॉर्मेटिंग को बनाने के लिए हम KBD एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं, KBD। इसके अंदर अब मैं कुछ लिख रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि इसके आउटपुट और इसके आउटपुट, पैराग्राफ के आउटपुट और ये जो KBD की आउटपुट है इसकी ये थोड़ा सा फर्क है बस। ये कीबोर्ड आउटपुट था, ठीक ठीक, कीबोर्ड फॉर्मेटिंग था। अब एन लाइन और ब्लॉक, सॉरी, अंडरलाइन है, अंडरलाइन को हम UL से यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ UL आपने लिख लेना है, सॉरी UL नहीं, सिर्फ आपने यू ही लिख लेना है। यू के अंदर आप कुछ भी लिखोगे तो ये अंडरलाइन में शो हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा छोटा सा अंडरलाइन आ गई है।
अगर मैं ये यू एलिमेंट इस पर अप्लाई कर दूँ H1 पर, यहाँ पे मैं H1 के ऊपर अप्लाई कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि H1 के ऊपर अप्लाई हो गई, अंडरलाइन बन गई ये एलिमेंट। फिर इसके बाद है यहाँ पे N9 एलिमेंट की जो मैंने एग्जांपल दिए है, तो वो भी यहाँ पे दिखा देते हैं। मैं इसी को कट कर लेता हूँ ताकि थोड़ा ठीक से नज़र आ जाए। और इस पैराग्राफ को भी हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक न्यू पैराग्राफ लिख लेता हूँ और न्यू पैराग्राफ के अंदर मैं छोटा सा पैराग्राफ ही डाल देता हूँ, 10 वर्ड्स की। अच्छा, अब यहाँ पे मैं N9 सबसे पहले मैं N9 यूज़ कर लूँगा। तो मैंने बोला कि मेरे पास जो N9 एलिमेंट है इसमें एटालिक एलिमेंट भी शुमार होता है। तो मैं एटालिक एलिमेंट लिख लूँगा और इसके अंदर मैं पेस्ट करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि ये N9 है। इस पे स्टाइल अप्लाई हो गई, लेकिन इसने लाइन लाइन ब्रेक नहीं कर दिया, ठीक है? तो इसने कोई भी लाइन ब्रेक नहीं की। फिर इसके बाद है मैं कहता हूँ कि मेरे पास बोल्ड जो एलिमेंट है वो भी N9 है। तो मैंने बोल्ड एलिमेंट लिख लिया और इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि बोल्ड हो गई टेक्स्ट, लेकिन इसके ऊपर ये जो लाइन इसने ब्रेक नहीं की, ठीक है? ये जो पैराग्राफ है इसने ब्रेक नहीं किया कि जो नेक्स्ट लाइन में आ जाए। फिर इसके बाद है स्पेन एलिमेंट। तो स्पेन एलिमेंट भी इसी का एग्जाम्पल है, स्पेन। आप देख सकते हैं कि स्पेन एलिमेंट भी इसने भी कोई भी लाइन ब्रेक नहीं रही। लेकिन अगर मैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट यहाँ पर ट्राई कर लूँ, देखिए अगर मैं इसके अंदर कोई हेडिंग बना लूँ, तो फिर आप देख सकते हैं कि ये लाइन ब्रेक हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि एमिट लोरेंसन लिखा था और फिर इसके बाद एमिट और फिर इसके बाद एक पैराग्राफ दूसरा, इसके अंदर इसने एक लाइन ब्रेक क्रिएट कर दिया, ठीक है? तो इस तरीके से ये फिर ब्लॉक लेवल एलिमेंट हो गई इस। और फिर यहाँ पे अगर मैं डेव को ट्राई कर लूँ, डेव को, तो डेव भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ये भी लाइन हमारे पास ब्रेक कर देगी। तो डेव को लिख लेते हैं और इसके अंदर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस वर्ड ने, डेव ने दूसरा भी लाइन क्रिएट ब्रेक कर दिया। तो आप इससे अंदाजा ये लगा सकते हैं कि जो एन लाइन एलिमेंट है वो एक ही लाइन में आ जाएंगे, ठीक है? सारे सारे के सारे एलिमेंट जितने भी हम एन लाइन एलिमेंट लिखेंगे ना, तो एक ही लाइन के आ जाएंगे, सेम लाइन की। लेकिन अगर हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो है डेव लाइक पैराग्राफ या हेडिंग्स, तो ये अगर हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट इसके अंदर पुट करेंगे तो ये खामखा एक इसको लाइन ब्रेक, ये लाइन ब्रेक कर देगी, ठीक है? वो कहेगी कि ये लाइन मेरा है, ठीक है? इसके अंदर दूसरा एलिमेंट नहीं आ सकता, ठीक है? तो ब्लॉक लेवल जो एलिमेंट है वो लाइन सिर्फ एक ही सेम लाइन में जो होगी उसके इसमें दूसरा एलिमेंट वो नहीं छोड़ती। और जो एन लाइन एलिमेंट है वो हजार जो एलिमेंट्स है वो छोड़ देते हैं कि आ जाओ, आप मेरे पास जगह है तो आप भी आ सकते हो। तो इस जो एन लाइन एलिमेंट है वो छोड़ देते हैं, लेकिन जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है वो किसी को छोड़ते नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं सिंपली टू ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्रिएट कर दूं, आप देख सकते हैं H1 मैंने क्रिएट कर दिया और इसके अंदर मैंने एक नेम लिख लिया, ठीक है? हो गया, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। फिर मैंने H2 क्रिएट कर दिया और इसके अंदर मैंने सेकंड नेम लिख लिया। आप देख सकते हैं कि ये दो अलग लाइन में आ गई। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एन लाइन एलिमेंट लिख लूँ, एन लाइन एलिमेंट के लिए मेरे पास एटालिक है, ठीक है? तो मैं एटालिक के लिए साहिर लिख लेती हूँ, मैंने लिख लिया साहिर। आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा नजर आ रहा है। अच्छा, आप देख सकते हैं अब कि लाइन ब्रेक पे मैंने ऐड कर दिया, साहिर सिर्फ आया है। एन लाइन एलिमेंट के अंदर मैंने एक एन लाइन एलिमेंट कर दिया कि जो है इटालिक। तो इसके अंदर मैंने एक नेम लिख लिया, मैंने अपना नेम लिख लिया और अब मैं सेकंड नेम लिखने के लिए दूसरा एन लाइन एलिमेंट यूज कर लेता हूँ, वो है बोल्ड एलिमेंट। तो बोल्ड एलिमेंट मेरे पास एक एग्जाम्पल है कि इसकी एन लाइन एलिमेंट की। तो इसके अंदर अगर मैं सेकंड नेम लिख लूँ, तो आप देख सकते हैं कि सेम लाइन के अंदर मेरा कंप्लीट नेम आ गई, ठीक है? क्योंकि ये दोनों एन एलिमेंट ये है, ये छोड़ देते हैं कि मेरे पास आ जाओ, आप मेरे पास आपकी जगह है, ठीक है? लेकिन ये जो ऊपर मैंने क्रिएट कर दिया, ये दोनों ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ये कहते हैं, एक दूसरे को कह रहे हैं कि ये मेरे मेरे जो पोर्शन है इसके अंदर आपने नहीं आना। इस H1 ने यहाँ तक फासला पकड़ लिया है, ये किसी और एलिमेंट को नहीं छोड़ देता क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। और ये जिस तरह इसी तरह से ये जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है ये भी यहाँ तक किसी को नहीं छोड़ देता, ठीक है? तो ये भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट और एन लाइन एलिमेंट, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को एन लाइन एलिमेंट और ब्लॉक लेवल एलिमेंट की समझ आई होगी। फिर इसके बाद है मैंने जो इंपॉर्टेंट सा कुछ टिप्स यहाँ पे लाए हैं, सॉरी छोटे छोटे से टॉपिक्स तो ये थे। और फिर इसके बाद ब्लॉक लेवल भी हो गया, ये दो एमसीक्यूज भी हो गए। फिर इसके बाद है मेरे पास कुछ क्वेश्चन शायद, या सॉरी स्टैंड फॉर, तो एब्रिविएशन है FTP। FTP स्टैंड फॉर ट्रांसफर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और फिर इसके बाद है DNS, डोमेन नेम सिस्टम। HTTP हाइपर टेक्स्ट मार्क सॉरी HTTPS है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। और HTTP जो है हाइपर टेक्स्ट सॉरी हाइपर
टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिंपल, और टीसीपी जो है ट्रांसलेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एसएमटीपी स्टैंड फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आईकैन जो है ये कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर, और फिर इसके बाद है टीएलडी टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। तो ये थे स्टैंड फॉर, ये जो इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पे ऐड कर लिए। फिर इसके बाद है मेरे पास क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, ये जो सब्जेक्ट जो पोर्शन है इस पेपर की, तो उसमें जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने ऐड कर दिए है। यहाँ पे जो सबसे पहले क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है वो है कि 32 पिक्सल फॉन्ट साइज इक्वल टू हाउ मेनी एम। एम भी एक यूनिट है और पिक्सल भी एक यूनिट है, किस चीज़ की, साइज की, ठीक है। एम, परसेंट और पिक्सल, ये तीनों यूनिट है किसकी, साइज की। तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं कि 32 जो पिक्सल है वो कितने एम की बराबर होगी। तो यहाँ पे मैंने आंसर में लिखा है 32 पिक्सल फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 2 em। यहाँ पे हम प्रैक्टिकली दिखा देते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे H1 को यहाँ से टारगेट कर लूँ, मैंने हेडर के अंदर स्टाइल लिख लेना है, ठीक है। हेडर के अंदर स्टाइल, और फिर मैंने H1 को टारगेट कर लिया। और ये क्या हुआ, H1 के अंदर मैंने H1 को टारगेट कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको फॉन्ट साइज लिख लेता हूँ, फॉन्ट साइज मैंने ऐड कर दिया, फॉन्ट साइज अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ पिक्सल 20 पिक्सल, ठीक है। अब देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये अप्लाई होगी। और फिर अगर अब मैं इसको काट कर लूँ, मैंने कमेंट आउट कर लिया, और अब मैं यहाँ पे 2em लिख लेता हूँ। सॉरी, पहले हमने फॉन्ट साइज लिख लेना है, फॉन्ट साइज 2em। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी इसकी ऊपर कुछ भी सॉरी डिफरेंस अप्लाई नहीं हो। तो अगर मैं यहाँ पे एक सॉरी पैराग्राफ को टारगेट करूँ, तो आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ के ऊपर ये साइज अप्लाई होगी। अच्छा, अब अगर मैं इसको कमेंट आउट कर लूँ, इस लाइन को, और इसको कमेंट में बंद कर लूँ, तो आप देख सकते हैं कि दोनों की आउटपुट सेम है। साइज इसका मतलब है कि जो 32 पिक्सल है ये बराबर है 2em की। अच्छा, उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की सही से समझ आई होगी। सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें, हाउ मेनी पार्ट आर यूआरएल हैव, एंड इसकी जो सेकंड पार्ट है, डिफाइन ईच पार्ट विद सेम एंड सम डिटेल्स। तो यहाँ पे मैंने इसके आंसर लिखा है कि देयर आर 5 पार्ट ऑफ यूआरएल, और फिर इसके बाद थोड़ा सा डिफाइन कर दिया कि कौन कौन से पार्ट्स है इसके अंदर। सबसे पहले नंबर पर है HTTPS, जो इसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं, फिर सब डोमेन और डोमेन नेम, पाथ एंड क्वेरी स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये हो गया इसके आंसर, बहुत शॉर्ट शॉर्ट आंसर मैंने बनाए हैं और इतने ही काफ़ी है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो एग्जाम है इसमें आपने इससे लंबा कोई भी सवाल जवाब नहीं देना, ठीक है। तो टू द पॉइंट आंसर आप लोगों ने दे देना है। सेकंड नंबर पर है विंडो, जो नेक्स्ट नंबर पर है विंडो डॉट ओपन, विंडो डॉट क्लोज, विंडो डॉट मूव, विंडो डॉट रिसाइज टू गिव स्मार्ट डिटेल। तो इसकी जो आंसर है मैंने यहाँ पे लिखा है कि विंडो डॉट क्लोज ओपन जो है वो न्यू ब्राउजर में न्यू विंडो ओपन कर लेता है, ठीक है। और फिर विंडो डॉट क्लोज ये करंट जो ब्राउजर में करंट विंडो है वो उसको क्लोज कर देता है। और फिर इसके बाद है विंडो डॉट मूव, मूव द ब्राउजर विंडो टू दी स्पेसिफिक पोजीशन, ये स्पेसिफिक पोजीशन पर ब्राउजर विंडो को ले जाता है, ठीक है। और लास्ट नंबर पर है रिसाइज वाला, ये विंडो को रिसाइज कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे मैं इंशाल्लाह प्रैक्टिकल भी दिखा भी दूंगा कि हम कैसे इसको ट्राई कर सकते हैं। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाए और यहाँ से कंसोल, और सिर्फ यही हम ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। विंडो, फिर आपने डॉट लिखना है, और अगर मैं ओपन लिखूँ, अब एंटर कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि न्यू विंडो ओपन हो गई, ठीक है। अगर मैं अभी यहाँ पे मैं क्लोज वाला लिखूँ, कंसोल पे जाए और यहाँ पे मैं विंडो फिर डॉट अब एंटर कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो विंडो था ब्राउज़र विंडो वो क्लोज होगी। तो इस तरीके से आप सारे के सारे चेक कर सकते हैं। टाइम लेक्चर जो है वो लंबा हो रहा है तो इस वजह से मैं सारे के सारे चेक नहीं कर सकता, क्योंकि आपने सिर्फ लिखना है यही और वो फिर एंटर कर लेना है, तो यही फंक्शन वहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है।
फिर नेक्स्ट नंबर पर है राइट अबाउट CSS सेलेक्टर। मैंने इसकी आंसर लिखा है कि CSS सेलेक्टर आर यूज टू टारगेट HTML एलिमेंट कॉमन सेलेक्टर इंक्लूड। इसमें जो कॉमन सेलेक्टर है वो एलिमेंट सेलेक्टर और इसके साथ साथ क्लास सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर। तो एलिमेंट सेलेक्टर उस सेलेक्टर को हम कहते हैं कि जो हम किसी एलिमेंट का नाम लेकर फिर इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई कर लेते हैं तो इसको एलिमेंट सेलेक्टर कहते हैं। क्लास सेलेक्टर हम डॉट से सेलेक्ट कर लेते हैं और जो वैल्यू हम क्लास के अंदर देंगे तो वही को सेलेक्ट करके हम स्टाइलिंग दे सकते हैं। फिर आईडी सेलेक्टर है, आईडी सेलेक्टर को हम हैश से लिख सकते हैं। यहाँ पे हम प्रैक्टिकली भी दिखा देते हैं, ठीक है। जो इसमें जो एलिमेंट सेलेक्टर है मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, पी को मैंने एलिमेंट को टारगेट कर लिया है पी से, और पी का मतलब है पैराग्राफ, और यहाँ पे मैंने पैराग्राफ डाला है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको जो मैंने अपने नेम से टारगेट कर लिया तो इसको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट सेलेक्टर, या हम इसको टाइप सेलेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर जो क्लास सेलेक्टर है वो कैसे हम टारगेट कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे आई के अंदर लिखूँ या क्लास के अंदर, या सॉरी अच्छा, अगर मैं यहाँ पे भी लिखूँ H1 के अंदर क्लास, और फिर इसके अंदर मैं कोई भी नेम दूँ, हेडिंग, हेडिंग 1, तो मैं ये कॉपी कर लूँगा, और यहाँ पे मैं डॉट और फिर पेस्ट करके यहाँ पे अब मैं इसको स्टाइल दे सकता हूँ। अगर मैं लिखूँ कि कलर और रेड, अब आप देख सकते हैं कि H1 के ऊपर कलर ऐड हो गई, ये मैंने क्लास सेलेक्टर यूज कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अब आईडी लिखूँ, आईडी आईडी सेलेक्टर, अब आईडी सेलेक्टर हो गई। अब मैं यहाँ पे हेडिंग से आगे हैश लिखूंगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि अब अप्लाई होगी इससे भी। तो आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर और टाइप सेलेक्टर या एलिमेंट सेलेक्टर, ये 3 टाइप्स है सेलेक्टर की जो HTML सॉरी CSS की सेलेक्टर्स है। इससे और भी बहुत ज़्यादा सेलेक्टर्स हैं, लेकिन ये कॉमन सेलेक्टर है। तो ये आपने लेकर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगी इससे। नेक्स्ट नंबर पर है ओपन क्लोज विंडो इन जावास्क्रिप्ट। तो use window open to open a new window and use window close then to close the current window. Use open window to open new window and use window close to close the current window। जिस तरह मैंने यहाँ पे पहले क्रोम के अंदर दिखा दिया कि हम ये किन किन मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो ये इसका आंसर है कि अगर हम विंडो ओपन लिख ले और फिर एंटर कर दे तो हमारे पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी ब्राउजर में। लेकिन अगर हम विंडो क्लोज रन कर दे, वहाँ पे एंटर कर दे, तो फिर हमारे पास जो करंट विंडो होगी ब्राउजर की वो ऑफ हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर पर है राइट अबाउट द पोस्ट एंड गेट मेथड। तो जो गेट मेथड है ये डेटा को रिसीव कर लेता है सर्वर से, ठीक है। और पोस्ट जो मेथड है ये डेटा सर्वर को प्रोसेस कर लेता है, सर्वर को अपलोड कर देता है, दे देता है सर्वर को प्रोसेसिंग के लिए। A table insert the data of 3 student like name, marks, ID। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपने याद कर लेना है। मैंने यहाँ पे कंप्लीट प्रोग्राम लिखा भी है HTML की, आप देख सकते हैं यहाँ तक, बस ये इन 2 पेजेस में मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाऊँ, यहाँ पे मैंने एक टेबल ड्रा भी कर दिया है, ठीक है, सॉरी बना भी लिया है। तो यहाँ पे दिखा देते हैं आप लोग, आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने टेबल स्टार्ट कर लिया यहाँ से, और यहाँ पे एंड होगी। अगर मैं दोबारा से इसको बनाना चाहूँ तो वो भी बना दूंगा, ठीक है, आप लोगों को गाइड करने के लिए। सबसे पहले आपने बॉर्डर प्लेट लेना है, ठीक है। मैंने एक बॉर्डर प्लेट लिख दिया। वैसे जो जो प्रोग्राम सॉरी एग्जाम के अंदर आपके पास तो विजुअल स्टूडियो नहीं होगी, अगर सिस्टम पर है तो आप वहाँ पे लिख के कॉपी पेस्ट कर सकते हैं पेज के, एग्जाम की जो पेज है उसके अंदर। लेकिन अगर फिर भी नहीं है तो आप ये नहीं लिख सकते तो इसको ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने ख़त्म कर लिया, और यहाँ टाइटल के अंदर मैं टेबल दे सकता हूँ, ठीक है, टेबल। और अब इसके अंदर मैं एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहले आपने एक टेबल लिख लेना है। यार ये यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है मेरे पास इस बटन में, तो इसके लिए सॉरी अगर आपको रिस्टार्ट कर दिया दोबारा से। यार टेबल एलिमेंट लिखना है, टेबल एलिमेंट के अंदर स्टार्ट टैग के अंदर आपने क्या डालना है, बॉर्डर। चले बॉर्डर नहीं डालते, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे
रो क्रिएट कर देंगे ठीक है। रो क्रिएट करने के लिए अपने टीआर लिख लेना है, टेबल रो, और इसके अंदर अब हम कॉलम क्रिएट कर देंगे। तो कॉलम को क्रिएट करने के लिए हम टेबल के अंदर टीडी यूज कर लेंगे ठीक है। HTML में हम कॉलम क्रिएट करने के लिए टीडी यूज कर लेते हैं, टेबल डेटा। तो अब इसके अंदर मैं कुछ भी लिख लूँ तो ये हमारे पास एक फर्स्ट कॉलम में आ जाएगी। यहाँ पे मैं नेम लिख लेता हूँ, स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ ना, स्टूडेंट डेटा के लिए, और मैं इसको डुप्लीकेट कर दूंगा। और फिर सबसे पहले जो कॉलम है इसके अंदर नेम है ठीक है, दूसरे के अंदर कोर्स, और थर्ड के अंदर मार्क्स, और जो फोर्थ नंबर है इसके अंदर मैं आईडी लिख लेता हूँ, आईडी। अब 4 कॉलम बन गए ठीक है। तो अगर मैं इसी रो को, कंप्लीट रो को कॉपी कर दूं, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ, दोबारा से पेस्ट कर लेता हूँ, और फिर एक बार फिर भी पेस्ट कर लेता हूँ ठीक है। मैंने 4 बार सेम ही रो को पेस्ट कर दिया ठीक है। अब हमारा टेबल बनने वाला है। बस सिर्फ हमने क्या ऐड करना है, डेटा ऐड कर देना है, और इसके साथ साथ सिर्फ बॉर्डर बना देंगे ठीक है। अगर आप डायरेक्ट बॉर्डर बनाओगे ना, सिर्फ डायरेक्ट बॉर्डर लिखोगे तो आपके पास बॉर्डर आ जाएगा ठीक है। लेकिन अगर आप इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर एक डाला तो भी आपके पास बॉर्डर आ जाएगी। लेकिन अगर आपने 0 डाल दिया तो आपकी बॉर्डर खत्म होगी। आपने 1 डाल देना है, क्योंकि वहाँ पे तो नोटपैड होते हैं और नोटपैड के अंदर आपने ज़रूर ये डाल देना ठीक है, ताकि उनको पता चले कि उन्होंने एक बॉर्डर दे दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर जो मेरे पास है, पहले कलम में मेरे पास नेम है ना, तो मैं पहले कलम में यहाँ पर भी नेम लिखूंगा स्टूडेंट की, और यहाँ पे दूसरे स्टूडेंट की नेम लिखूंगा, और यहाँ पे मैं तीसरे स्टूडेंट की नेम लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पहले स्टूडेंट के नेम लिख लेता हूँ, साहिर। और अब यहाँ पे मैं दूसरे स्टूडेंट का नेम लिखूंगा, अजमत। और यहाँ पे जो थर्ड स्टूडेंट है उसका भी नेम लिख लेता हूँ, उसामा, उसामा या उस्मान। अच्छा, अब मैंने तो 3 स्टूडेंट की नेम लिख लिया है ठीक है। अब हमने क्या करना है कि कोर्स, इन सब के लिए कोर्स भी डाल देना है ना। तो जो फर्स्ट स्टूडेंट है इसकी कोर्स है वेब डेवलपमेंट, वेब डेव। और जो सेकंड स्टूडेंट है इसकी कोर्स है फॉर एग्जांपल नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क, सी नेटवर्क मैंने लिख लिया। और जो थर्ड स्टूडेंट है इसके लिए सॉफ्ट डेव लिख लूंगा, सॉफ्टवेयर डेवलपर है। अच्छा, अब हमने तो कोर्स भी डाल दिए। कोर्स के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेम के नीचे नेम ही आ गई, कोर्स के नीचे कोर्स ही आ गई। अब मार्क्स के नीचे मार्क्स भी डाल देंगे ठीक है। तो जो थर्ड नंबर पर कॉलम है, यहाँ पे देखा थर्ड नंबर पर कॉलम मार्क्स है ना, आप देख सकते हैं मार्क्स है ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं को मार्क्स को लिख लूंगा ठीक है, मार्क्स ही लिख लूंगा। तो मैंने 9 मार्क्स लिख लिए ठीक है। और अब यहाँ पर भी मार्क्स लिख लेता हूँ 10, और फिर लास्ट में इसके लिए भी मार्क्स पुट कर लेते हैं 10। अब आईडी रह गई, तो आईडी के लिए आईडी हम बना देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फोर्थ कॉलम है इसके अंदर मेरे पास आईडी है, तो यहाँ पे मैं आईडी लिख लूंगा, जिस तरह ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स के होते हैं, BC 3034 इस तरह से। और अगर मैं इसी को कॉपी कर लूँ, पेस्ट, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक कंप्लीट टेबल बन गया ठीक है। तो ये था आपका इस टेबल आपने टेबल बनाना है, और इसके अंदर आपने 3 स्टूडेंट का डेटा पुट कर लेना है। तो ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन की, इससे पे आपको इंशाल्लाह कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। इसको हम स्टाइलिंग भी दे सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, हमसे सिर्फ यही मांगा था कि आपने क्या बनाना है, एक टेबल बनाना है और इसके अंदर 3 स्टूडेंट का डेटा पुट कर लेना है ठीक है। तो यही तक था इसका आंसर। फिर इसके बाद है राइट द 3 डिफरेंट वे ऑफ यूज बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी एंड CSS ठीक है। बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी एंड CSS, 3 डिफरेंट वे। तो यहाँ पे हम CSS में बॉर्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो तो हम यहाँ पे दिखा देंगे कि हम बॉर्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मैं पे लिख लूँ ठीक है, क्लियर H1 लिख लेते हैं, थोड़ा बोल्ड हो, और इसके अंदर मैं बॉर्डर लिख लेता हूँ। और अब मैं यहाँ
हेड के अंदर थोड़ा सा स्टाइल दे दें, स्टाइल, और यहाँ पे H1 को टारगेट कर दिया, और मैंने यहाँ पे बॉर्डर लिख लिया, ठीक है। सॉरी, अच्छा, इसको बॉर्डर मिल गई, ठीक है। लेकिन हमने इस पे क्या कर लेना है कि इसको आप कलर दे देना है। कलर किन तरीकों से हम ये दे सकते हैं, कलर का नेम ही लिख लिया, तो ये एक वे हो गया। फिर दूसरे नंबर पर अगर मैं दोबारा से बॉर्डर कलर लिख लूँ, बॉर्डर कलर, और यहाँ पे मैं हैश, और यहाँ पे इस तरीके से कुछ वैल्यू, तो आप देख सकते हैं कि एक दूसरा कलर ऐड हो गया इसको, ये दूसरा वे हो गया। अब तीसरा वे, इसको हम हेक्साडेसिमल कहते हैं, और ये जो फर्स्ट नंबर पर है ये टाइप कलर स्टाइलिंग है, जिसमें हम कलर की स्पेसिफिक नेम लिख लेते हैं, और जो लास्ट नंबर पर है वो है RGB वैल्यू। तो मैं दोबारा से ऐड कर लेता हूँ, कलर बॉर्डर कलर होगी, और यहाँ पे मैं आर जी बी वैल्यू लिखूंगा, और इसके अंदर आप देख सकते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू, इसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू दे देता हूँ, और फिर यहाँ पे ग्रीन में भी कोई वैल्यू दूंगा, और फिर लास्ट जो ब्लू है इसमें भी कलर कोई वैल्यू दे देता हूँ। अब देख सकते हैं कि एक स्पेसिफिक कलर ऐड होगी इसको। तो इन तीन तरीकों से हम बॉर्डर को कलर दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट नंबर पर है मेक अ लॉगिन फॉर्म। तो लॉगिन फॉर्म को आप बना सकते हैं किस तरीके से। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कोड दे दिया है, फील्ड सेट। अगर आप लिखोगे तो आपके पास एक बॉर्डर मिल जाएगा आपकी फॉर्म को। फिर दोबारा से फिर इसके बाद आप फॉर्म एलिमेंट लिखोगे, और फॉर्म एलिमेंट के अंदर आप लेबल क्रिएट कर दोगे, और लेबल के अंदर आप इनपुट, फिर दोबारा से लेबल क्रिएट कर दोगे, और फिर इसके बाद दोबारा से इनपुट, और फिर थर्ड नंबर पर आप कोई भी लॉगिन बटन बना सकते हैं। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ क्रिटिकली, जल्दी जल्दी बना देते हैं ये भी। यहाँ पे मैं एंटर कर लेता हूँ, और फॉर्म, सबसे पहले मैं अगर फील्ड लिखूँ फील्ड सेट, तो आप देख सकते हैं कि एक बॉर्डर मिल गई इसको। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा विड्थ और हाइट भी ऐड कर लेता हूँ। अगर मैं 200 पिक्सल लिख लूँ, एक बॉर्डर मिल गई हमारी फॉर्म। इसके अंदर अब हम फॉर्म क्रिएट कर देंगे। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले फॉर्म एलिमेंट लिख लेना है, ठीक है, फॉर्म एलिमेंट, और इसके अंदर अब हम लेबल क्रिएट कर लेते हैं, और लेबल के अंदर आप कोई भी वर्ड लिख ले, जिस तरह हम नेम लिख लेते हैं सबसे पहले पे, और फिर मैं यहाँ पे लेबल के अंदर इनपुट ऐड कर लूँगा, इनपुट, तो आप देख सकते हैं कि एक इनपुट आ गई। अगर मैं यही लाइन को डुप्लीकेट कर दूँ, तो आप देख सकते हैं कि दो लाइन आ गई, दो इनपुट आ गई। लेकिन मैं जो सेकंड नंबर पर है, मैं इसको ईमेल पे चेंज कर देता हूँ। सिर्फ अपने ईमेल पर चेंज कर लेना है, और यहाँ पे टेक्स्ट की जगह पे आपने ईमेल लिख लेना है, ईमेल। और लास्ट नंबर पर आपने एक बटन क्रिएट कर देना है। तो बटन को क्रिएट करने के लिए बटन एलिमेंट यूज़ किया जा सकता है, और फिर इसके अंदर आपने लॉगिन लिख लेना है। तो आप देख सकते हैं कि कंप्लीट फॉर्म बन गई हमारा, ठीक है। इसको हम सिर्फ HTML को यूज़ करके हम बियर लिख लेंगे, और फिर दोबारा से भी बियर लिख सकते हैं ताकि हमारा बटन थोड़ा नीचे आ जाए। तो इस तरीके से आप एक फॉर्म बना सकते हैं, एक सिंपल फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है, कि जिसके अंदर आप जिसके अंदर कोई यूज़र अपना डेटा फूट के लॉगिन कर सके। नेम और ईमेल, यहाँ पे अगर मैं पासवर्ड लिखूँ तो ईमेल पासवर्ड भी आप दे सकते हैं। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि आप कैसे बना सकते हैं। बाकी फिर आप यहाँ पे ईमेल की जगह पासवर्ड लिखे और नेम की जगह ईमेल लिखी, तो लोग ईमेल पासवर्ड फिर लॉगिन हो गया वैसे भी। तो ये था फॉर्म को बनाने के लिए कि हम किस तरीके से फॉर्म बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट नंबर पर है वट वट आर दी HTML एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट के बारे में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HTML एलिमेंट, इसकी जो आंसर मैंने लिखा है यहाँ पर कि ये जो एट्रीब्यूट है ये एलिमेंट को, सॉरी, जो बेस्ट पॉइंट है ये पहले, व्हाट आर HTML एट्रीब्यूट। HTML एलिमेंट कैन हैव एट्रीब्यूट। HTML एलिमेंट जो है वो एट्रीब्यूट रखते हैं, मतलब
एट्रीब्यूट HTML एलिमेंट के अंदर ही होंगे, ठीक है, इससे बाहर नहीं होंगे। और जो एट्रीब्यूट है वो स्टार टैग में होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने जो सेकंड एट्रीब्यूट के बारे में पॉइंट लिखा है कि ये किसी एलिमेंट को एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देता है, ठीक है, या एलिमेंट के बारे में ये इंफॉर्मेशन दे देता है, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पर है एट्रीब्यूट आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन स्टार्टिंग। ये मैंने पहले भी बता दिया आपको कि ये सिर्फ स्टार्टिंग में हमारे पास होगा। यहाँ पे मैंने जो क्लास आईडी ये कुछ सब क्रिएट कर दिया ना, तो ये सारे के सारे एट्रीब्यूट थे। यहाँ पे फॉर एट्रीब्यूट है, ठीक है। और अगर मैं नीचे स्क्रॉल कर दूँ, यहाँ पे जो बॉर्डर मैंने लिखा है ये भी एट्रीब्यूट है, स्टार टैग के अंदर ही है, ठीक है। तो ये स्टार टैग के अंदर जो कुछ भी आप लिख लोगे ना, तो ये एट्रीब्यूट होगा आपके पास। फिर इसके बाद है एट्रीब्यूट कम इन नेम वैल्यू फियर, लाइक नेम इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर वैल्यू। तो ये एक नेम वैल्यू फियर में आते हैं हमारे पास। यहाँ पे जिस तरह मैंने बना लिया बॉर्डर, जो ये जो बॉर्डर है ये नेम है, ठीक है, एट्रीब्यूट की नेम है। और यहाँ पे मैंने ये जो वन लिख ऐड कर दिया, ये इसकी वैल्यू है। तो इस फॉर्म में हमारे पास आ जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको जो एट्रीब्यूट है इसके बारे में समझ आई होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML कलर इन 3 टाइप्स। ये हमने ऊपर भी बता दिया आप लोगों को कि हम किन 3 तरीकों से बॉर्डर को कलर दे सकते हैं। और यहाँ पे अब इनकी सिर्फ टाइप्स आ गए हैं कि आपने इसकी टाइप लिखनी है। तो सबसे पहले नंबर पर मैंने लिखा है हेक्साडेसिमल। तो ये जो कोड फॉर्म के हैश कोड के फॉर्म में आते हैं हमारे पास, ये है हेक्साडेसिमल। फिर नेक्स्ट नंबर पर है RGB वैल्यूज, इसके साथ RGB ही होते हैं। और 3 टाइप की वैल्यू है, रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। तो ये RGB है। और लास्ट नंबर पर है कलर नेम। तो हम कोई भी कलर का नेम लिख के स्टाइल दे सकते हैं या कलर दे सकते हैं। तो ये थर्ड हो गई। फिर मैं लास्ट में 2 क्वेश्चन कर लूँगा आप लोगों से कि एज अ वेब डेवलपर व्हाई वी यूज़ अ वेब पेज। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वेब पेज यूज़ करना ठीक है या नहीं, और ठीक अगर ठीक है तो क्यों, तो इसका रीज़न आपने दे देना है, ठीक है। अगर ये वेब पेज यूज़ करना ठीक नहीं है तो आप भी फिर भी इसको बता दें कि ये क्यों ठीक नहीं है। राइट 6 कैरेक्टर आप डायनामिक यूआरएल। तो 6 कैरेक्टर कौन कौन से 6 कैरेक्टर है डायनामिक यूआरएल की। 6 कैरेक्टर जो है डायनामिक की, ये इस सॉरी 6 कैरेक्टर जो है यूआरएल डायनामिक यूआरएल की, वो है एक्सक्लाइम सॉरी जो क्वेश्चन मार्क है वो, और फिर आईडी इक्वल टू 1 2, ये 6 कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख भी लूँगा, ऐड कर लेता हूँ ये भी। यहाँ से मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ और जो लास्ट आंसर है इसमें पेस्ट कर लेता हूँ। तो 6 कैरेक्टर, आपने सिर्फ कैरेक्टर आपसे पूछे गए हैं तो आपने कैरेक्टर ही लिखने हैं, ठीक है। तो ये है 6 कैरेक्टर डायनामिक यूआरएल की, तो ये आपने दे देने हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को सही से समझ आई होगी इस लेक्चर की। अभी के लिए खुदा हाफिज़।